अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज तक हम लोग जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 को, और हमारे सेकंड ब्रेकडाउन में चैप्टर नंबर 8 के बाद इंक्लूडेड है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज़ फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि फॉर्म्स यानी प्लांट कैसे होती हैं, उनकी क्या फॉर्म्स होती हैं, और फिर वो अपने डिफरेंट फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स एंड फंक्शंस क्या हैं प्लांट्स की, और वो कैसे अपने फंक्शंस को या अपनी फॉर्म्स को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी फूड के लिए, एज वी आर हेटेरोट्रॉफ, तो प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब प्लांट्स अगर ऑटोट्रॉफ हैं तो प्लांट्स की भी ग्रोथ होनी है, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं। तो प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ऑब्टेन करता है? द गुड क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बेटा कि प्लांट्स जहाँ पे ग्रो करें उनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर मे बी कि वो स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ जाएं, जो कि हम फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन कौन से स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं कि प्लांट्स जो हैं वो समटाइम्स पैरासाइट भी होते हैं, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, और कॉर्निवोर्स भी होते हैं कि अगर उनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही हो तो। ठीक है, लेकिन बहरहाल जो प्लांट्स हैं वो यूजुअली ऑटोट्रॉफ होते हैं और उनको गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, और फिर अगर उनकी गुड क्वालिटी ऑफ ग्रोथ होगी तो ही हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपनी फूड के लिए। इसके अलावा प्लांट्स को हाईली फर्टिलाइज्ड कल्चर में ग्रो किया जा सकता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द टिश्यू कल्चर इन विच वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर्टिफिशियली टू द प्लांट्स। और सेकेंड हाइड्रोपोनिक कल्चर होता है जो कि वाटर कल्चर होता है, उसमें भी हम सारे न्यूट्रिएंट्स को आर्टिफिशियली उस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। देन बेटा इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि हाउ प्लांट्स लाइक एनिमल्स आर द ह्यूमन्स एडॉप्ट देमसेल्व्स इन देयर एनवायरनमेंट। डेफिनेटली दे आर आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट। हम जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो प्लांट्स को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट, फ्रॉम द हार्श कंडीशंस। सो हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट एंड हार्श कंडीशंस? उसके लिए वो अपने आप को एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते हैं और होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी आता है, थर्मो रेगुलेशन भी होगा, और उसके साथ साथ वो एक्सक्रीशन भी करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रेजन्स एंड लैटेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स की ग्रोथ होती है, उसी तरह प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है। प्लांट्स की ग्रोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि उनकी लेंथ या थिकनेस की ग्रोथ है, और उसके साथ साथ उनकी डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स हैं कि किस तरह सीड से जर्मिनेट होकर एक पूरा प्लांट बनता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है और किस तरह वो ग्रो कर सकता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। इस टॉपिक में कि ग्रोथ के प्रोसेसेस, उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है और वो किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स को फॉलो अप करता है। देन प्लांट्स, आपको पता है कि दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर एंड दे आर एंकर्ड इन द सॉइल बाय मींस ऑफ देयर रूट्स, बट यूजुअली द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक देखिए रूट की ग्रोथ हो रही है ना, तो स्टेम की ग्रोथ भी होगी, फ्लावर की भी होगी, लीव्स की भी होगी। तो जब उनकी ग्रोथ हो रही है तो इट मीन्स उनकी मूवमेंट हो रही है। अगर मूवमेंट हो रही है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो देयर मूवमेंट by relevance to their place. आप ये नहीं कह सकते कि वो लोकोमोट कर रहे हैं, एक्सेप्ट द ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी जिनमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसके अलावा वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो मैच्योर या हायर प्लांट होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ मूव करते हैं। दैट विल बी डिस्कस्ड इन द टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। एंड द लास्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू द प्लांट सीड्स और द बर्ड्स टू रिमूव देयर डॉर्मेंसी and to make them active for their growth or for the early flowering. That is called the vernalization. So these are the main topics or the main headings which we are going to discuss in this chapter. So the first objective, that is the nutrition in the plants, we are going to discuss in this lecture is plant nutrition. So first of all, what are the nutrients
और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के मैकेनिज्म को बोला जाता है न्यूट्रिशन। देन न्यूट्रिएंट्स आर ऑल दोज रॉ मटेरियल दैट ऑर्गेनिज्म नीड फॉर वेरियस सिंथेटिक एक्टिविटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो सारे रॉ मटेरियल जो कि प्लांट को चाहिए अपने कुछ ना कुछ ऑर्गन्स को, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स को या अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए, तो उन सब रॉ मटेरियल का जो टेकन अप है सॉइल से या एटमॉस्फेयर से उनकी सिंथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए या एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, तो उन सारे रॉ मटेरियल्स को कलेक्टिवली हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। ठीक है। देन न्यूट्रिशन, तो प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो तो आपने कहा कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो रॉ मटेरियल है, लेकिन वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू अपटेक हो रहे हैं और कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक और उनकी यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देन बेटा जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइफ। और आपको पता है कि 92 जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आउट ऑफ दीज 16 एलिमेंट्स सम आर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सम आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नो व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? सो दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। So those nutrients which are required in a larger quantity, they are called macronutrients, and 9 out of these 16 bioelements are considered as macronutrients which are required in a larger quantity, and the 7 out of these 16 elements are considered as micronutrients, and these 7 are chlorine, copper, boron, zinc, iron, manganese, and then molybdenum. ठीक है। So these are micronutrients, and micronutrients mean that they are required in a lesser quantity. So the first one is macronutrients. You can see in the diagram that the oxygen, carbon dioxide and the water, actually the hydrogen in the form of water is are obtained by the plants from the atmosphere. ठीक है। जबकि जो आप देखें सोडियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस हैं, they are taken up by the plants and they are called as primary nutrients because they are required in a larger quantity, and if they are present in the soil and they are utilizing in the larger quantities, so that deficiency of these elements could take place in the soil and their deficiency could be overcome by applying the fertilizers over it. ठीक है। then हमारे पास secondary nutrients हैं। so secondary nutrients are calcium, magnesium and sulfur. they are present richly in the soil. क्यों है? क्योंकि calcium और सल्फर, मैग्नीशियम जो हैं, दे कैन बी एडेड अप इन द सॉइल बाय द लाइम ट्रीटमेंट। अगर आप चूना या लाइम जो है वो सॉइल के ऊपर डालें तो उसके एक्शन की वजह से वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और सल्फ़र जो है वो भी कंटिन्यूसली सॉइल के अंदर इंक्रीज रहता है, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रास की जो क्लिपिंग्स होती हैं या लीव्स होते हैं, उनके ऊपर जब फंज आए या बैक्टीरिया एक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में सल्फ़र रिलीज़ होता है, और वो सल्फ़र एटमॉस्फेयर में नहीं जाता बल्कि वो सॉइल के साथ ऐड हो जाता है। सो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन अ लेसर अमाउंट बाय द प्लांट्स। ठीक है। देन बेटा नेक्स्ट है कि हमारे पास ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी क्या वैल्यूज़ हैं और ये क्या किस फॉर्म के लिए, किस काम के लिए क्या रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या सिम्टम्स शो होंगे। सो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सब आपको गैशियस फॉर्म में मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन जैसे हैं तो वो भी वाटर की फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये तीनों जो हैं आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी कि ये तीनों हमें हेल्पफुल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और ये तीनों जो हैं ना तो प्राइमरी कहलाते हैं ना सेकेंडरी कहलाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं, तो इसलिए अगर ये नहीं मिलेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि दे आर ऑल एक्टिंग एज द बैकबोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो नो ग्रोथ कैन बी सीन। सो डेफिशिएंसी का साइन क्या होगा कि आपको प्लांट की ग्रोथ ही नज़र नहीं आएगी। ठीक है।
देन बच्चे ये कुछ टर्म्स हैं या कुछ डेफिशिएंसीज डिसऑर्डर हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो आप उनको पहले देख लें कि नेक्रोसिस जो होती है दिस इज़ एक्चुअली द एक्सीडेंटल सेल डेथ। तो अगर सेल डेथ हो रही है मतलब कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो रहे हैं या वो अपने कलर को डैमेज करने के बाद उनके पार्ट्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं, तो इसको नेक्रोसिस बोला जाता है। देन आपके पास क्लोरोसिस है, आपकी एक्सरसाइज में एमसीक्यू भी है कि व्हाट इज़ क्लोरोसिस। तो आप देखें कि आपका नॉर्मल ग्रीन लीव है लेकिन अगर उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स विच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में डेफिशिएंसी ऑफ दिस मिनरल क्रिएट होगा और फिर क्लोरोसिस का मैकेनिज्म क्रिएट होगा। देन आपके पास मॉटलिंग है, तो मॉटलिंग मुरझाने को कहते हैं, विल्डरिंग या मॉटलिंग। तो उसमें भी आप देखो कि आपके पास जो लीव है वो जगह जगह से अपनी डिस्कलरेशन क्रिएट कर देता है और विल्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये रोल्स एंड साइंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में यूज़ होता है बेटा? सो इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनियम आयन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनमें नाइट्रोजन यूज़ होता है, क्लोरोफिल में पायरोल रिंग्स हैं उनमें नाइट्रोजन यूज़ होता है, कोएंजाइम प्रोटीन इन नेचर होती हैं मेम्ब्रेन के ऊपर उनमें भी नाइट्रोजन यूज़ होगा, लाइक NAD है, NADP है या साइटोक्रोम्स हैं, ये सब कोएंजाइम्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनस बेस यूटिलाइज होती हैं, ठीक है। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल नहीं बन रहा, अगर प्लांट के लीव्स नहीं बन रहे हैं तो क्लोरोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस होगा। और डेफिनेटली अगर ये सब कोएंजाइम्स क्लोरोफिल नहीं बन रहा तो फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। अर्ली डिफोलिएशन का मतलब है कि लीव्स जो हैं वो अपने वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी प्री मैच्योर जो है वो फॉलिंग ऑफ लीव्स होगा। और इसके अलावा जो एक एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है वो इन एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो लीव्स के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लीव्स पे पर्पल पैचेस भी आपको नज़र आ सकते हैं। देन हमारे पास पोटेशियम है, पोटाशियम ऑस्मोसिस एंड आयनिक बैलेंस में यूटिलाइज होता है बेटा। और इसके अलावा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम आगे चल के रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज में डिस्कस भी करेंगे। और इसके अलावा पोटाशियम जो है वो मेटल एक्टिवेटर है, तो बहुत सारे एंजाइम्स के लिए एज एन एक्टिवेटर भी काम करता है। अगर ये नहीं होगा यानी प्रॉपर ऑस्मोटिक या आयनिक बैलेंस नहीं होगा तो वीक ग्रोथ होगी या ग्रोथ ऑफ स्टेम या लीव्स जो है वो स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ सीरियल्स जो है ग्रीन लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन स्टेम होता है वो नहीं हो सकेगा प्रोसेस। और क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस वो तीनों जो प्राइमरी आपके पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स में क्रिएट हो सकता है। एंड देन फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड की फॉर्म में यूटिलाइज होते हैं। और आपको पता है न्यूक्लिक एसिड का, फास्फोलिपिड्स का और ATP का मेन कंपोनेंट होता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं बनेगी तो डेफिनेटली ग्रोथ कैसे हो सकती है? सो ऑलमोस्ट द सेम साइंस एंड सिम्टम्स शोन बाय द नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, क्योंकि दे आर ऑल प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दे आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। देन बच्चे नेक्स्ट आपके पास आता है रोल ऑफ सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम है। तो यूजुअली इनकी डेफिशिएंसी सॉइल में नहीं होती, लेकिन अगर स्टिल इनकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए तो इट इज़ ऑल्सो वेरी आप ये कह सकते हो कि डेंजरस फॉर द प्लांट। कैल्शियम सेल वॉल में प्रेजेंट है, आपने पढ़ा था कैल्शियम पैक्टेट मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को एज अ कोफैक्टर ये कंट्रोल करता है और एंजाइम एक्टिवेटर होता है, ठीक है। अब अगर जो है वो कैल्शियम प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है तो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम है जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। देन क्लोरोसिस है, मार्जिन ऑफ यंग लीव्स, यानी लीव अभी बहुत यंग है, वो एजेड नहीं हुआ कि उसमें ल्यूटीन या कैरोटिनाइड्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और वो येलो होना स्टार्ट हो जाए। तो यंग लीव्स अगर येलो होते हैं तो उसका रीज़न डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल होता है और डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल में आपके पास बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फ्लावरिंग स्प्रेस्ड हो जाएगी और फ्लावर्स का प्री मैच्योर फॉल होता है, ठीक है। देन
हमारे पास सल्फर है, सल्फर इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन सर्टेन अमाइनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड विटामिन्स, ठीक है। और अगर ये दोनों भी नहीं होंगे तो ग्रोथ स्टंट होती है और फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन जो कि वैक्यूल के अंदर एक्चुअली बनता है और ये पर्पल पैचेस या ब्लू रेड पैचेस को क्रिएट करता है प्लांट्स के ऊपर। देन हमारे पास मैग्नीशियम है, सो मैग्नीशियम कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल है। आपको पता है पायरोल रिंग्स का सेंट्रल मेटल एटम जो कि उनको अटैच करता है और हेड की फॉर्मेशन करता है, पोरफायरीन बनाता है, वो मैग्नीशियम होता है। इसको भी मेटल एक्टिवेटर कंसिडर किया जाता है, यानी कोएंजाइम ए के लिए जो कि आपने पढ़ा था कि एसिटाइल को ए और ऑक्जेलो एसीटेट जब कंबाइन होते हैं तो उसके लिए को ए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वो को ए मेटल एक्टिवेटर उसके लिए जो चाहिए होगा उसको एक्टिवेट करने के लिए, दैट इज़ मैग्नीशियम। इसके अलावा आपने बच्चे राइबोसोम्स में भी पढ़ा था कि राइबोसोम्स के सब यूनिट की अटैचमेंट जो है वो भी मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो इंटरवीनियल क्लोरोसिस यानी वेन्स या का जो एरिया होता है लीव्स के अंदर वो येलो होना शुरू हो जाएगा और नेक्रोसिस कैन अकर इन स्वेयर केसेस। That was about the macronutrients. Now the second form, that is the micronutrients. So micronutrients are those nutrients which are required by the plant in lesser or trace quantities, ठीक है। So आप ये कह सकते हो कि ये बहुत lesser quantity में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको micronutrients कहा जाता है। यानी इनकी डिपेंडेंस होती है या जो डिपेंडेंस है वो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बेस के ऊपर होती है कि आप उनको ज़्यादा क्वांटिटी में यूटिलाइज कर रहे हैं या लेस क्वांटिटी में। तो अगर ज़्यादा है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा और अगर लेस क्वांटिटी में है तो आप उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैन बी कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स and they are obtained by the recycling of grass clippings and leaves और boron, copper, iron, chlorine, manganese, molybdenum और cobalt जो हैं, these are the examples of micronutrients। ये बच्चे आपके पास different micronutrients हैं which are required by the plantlet for their growth। Then next, role and symptoms and deficiency of micronutrients. So the first one is boron। अब बोरान को अगर आप देखें तो ये इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। देखें कैल्शियम में जैसे हमने कहा कि वो वॉल की फॉर्मेशन करता है, परमेबिलिटी ऑफ सेल को कंट्रोल करता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्टिवेटर का काम भी करता है, इंजाइम्स के लिए स्पेशली। तो अगर ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, कैल्शियम यूटिलाइज ही नहीं होगा, बोरान प्रेजेंट नहीं है तो कैल्शियम यूटिलाइज नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रेलेवेंट होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं या कोरिलेटेड हैं, ठीक है। सो अगर बोरान नहीं है तो एक्चुअली सिम्टम्स जो हैं वो आपके पास कैल्शियम वाले ही काज हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है बच्चा कि डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट एपेक्स यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन ग्रो नहीं करेगा, लीव थिक कर्ल्ड एंड ब्रिटल के मोटल्ड लीव हो जाते हैं और उनमें फ्लावर प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो जाती है या फिर कैल्शियम की तरह अर्ली फॉल ऑफ फ्लावरिंग होगा, ठीक है। देन कॉपर है, कॉपर इज़ यूज्ड एज एन एक्टिवेटर ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। जो आपके पास जितने भी फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स हैं उनमें ये यूटिलाइज्ड होता है एज अ मेटल एक्टिवेटर। और फिर नेक्रोसिस ऑफ टिप एंड मार्जिन्स ऑफ यंग लीव्स, वहाँ से जो सेल्स के प्लांट के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्जेंथेमा, ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। एंड देन रिक्लेमेशन डिजीज़ हैं, ये भी मैं शो करती हूँ आपको कि कैसी होती हैं, ये लिग्यूम प्लांट में या सीरियल्स में क्रिएट होती है। देन आयरन जो यूटिलाइज होता है दैट इट कैन बी यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ फेरस एंड फेरिक। तो ये भी मेटल एक्टिवेटर है बच्चे। फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स के लिए अगर यूज़ होगा तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। रेस्पिरेटरी में अगर यूज़ हो रहा है तो साइटोक्रोम्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इवन आपने एक पढ़ा भी था फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो कि एक्चुअली क्लोरोफिल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये मेटल एक्टिवेटर उनके लिए हेल्पफुल होता है। एंड देन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, उसके लिए ये एज अ कोफैक्टर यूटिलाइज होता है। और इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड क्लोरोसिस होगी क्योंकि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन इसके बगैर नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये जो विप टेल इन कॉलीफ्लावर है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरान, सॉरी दिस इज़ नॉट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरान, रादर इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ
मोलिब्डेनम, ठीक है। सो यहाँ पे बोरॉन को ठीक कर लीजिएगा, दिस इज़ ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी होती है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकती, आप उसका स्ट्रक्चर देखें वो प्रॉपर डैमेज हो जाता है। एक्जेंथेमा अभी आपने कॉपर डेफिशिएंसी में पढ़ा था, तो सिट्रस प्लांट हैं, कीनू, ऑरेंज जो भी आपके पास है, तो इनके ऊपर ब्राउन या ब्लैक कलर के पैचेस अपीयर हो जाते हैं और प्लांट जो है वो या फ्रूट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता। देन आपके पास रिक्लेमेशन है, तो ये रिक्लेमेशन में जैसे रस्ट होता है प्लांट के ऊपर, आपने फंजाई में डिस्कस किया था, तो उस तरह की अपीयरेंस जो है वो सीरियल्स प्लांट के ऊपर या लिग्यूम के जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर अपीयर हो सकती है। देन हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रेंट है दैट इज़ द क्लोरीन। क्लोरीन पोटाशियम के साथ मिलके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ ऑस्मोसिस एंड आयनिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। और फिर बच्चे फोटोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें मैग्नीज क्लोराइड जो है यानी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन फोटो सिस्टम 2 जो होती है उसमें मैग्नीज क्लोराइड जो है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा क्लोराइड प्रॉपर तो उससे डेफिनेटली जो स्टोमेटा का या आयनिक बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसके रिजल्ट में जो ग्रोथ है फ्लावरिंग वो प्रॉपर भी नहीं होगी। क्लोरोसिस, ब्रॉन्जिंग एंड नेक्रोसिस। क्लोरोसिस येलो होने को कहते हैं, ब्रॉन्जिंग उसका ब्राउन होना और नेक्रोसिस जो है वो सेल की डेथ होने को कहते हैं। देन मैग्नीज है बच्चे, मैग्नीज भी एज अ को फैक्टर यूटिलाइज्ड होता है रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के एंजाइम्स में, और इसकी रिजल्ट में भी क्लोरोटिक एंड नेक्रोटिक स्पॉट्स पड़ते हैं यानी येलो, और अगर लीफ जो है वो जगह जगह से खाया हुआ है जिस तरह से या उसके ऊपर सेल्स की डेथ हो रही है तो वो भी मैग्नीज की वजह से हो सकती है। देन जिंक है, ये भी एज अ को फैक्टर इन्वॉल्व है रेस्पायरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, जो एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं उनके लिए एज अ को फैक्टर काम करता है। और अगर ये नहीं होगा तो ज़ाहिर है रेस्पायरेशन का प्रोसेस या नाइट्रोजन की जो ब्रेक डाउन या उसकी फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ होगी और स्टेम की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो सकती। और स्पेशली जो मोनोकार्ड्स के प्लांट होते हैं आपने उनमें देखा होगा कि उनका स्टेम जो है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं, तो इंटरनोड्स का जो साइज़ होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। एंड द लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम ऑक्साइड की फॉर्म में यूटिलाइज होते हैं और ये इन्वॉल्व है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि कॉलीफ्लावर में विपटेल डिजीज़ होती है, तो मॉटलिंग एंड नेक्रोसिस का प्रोसेस जो है वो इसकी स्वेयर डेफिशिएंसी में क्रिएट हो सकता है। अब एक लास्ट चीज़ जो कि आपकी टिडबिट में गिवन है दैट इज़ द सॉइल पीएच एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हम अब इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के अपटेक में जो सॉइल की पीएच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिप्रेजेंट करती है। तो सॉइल पीएच ये अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को इफेक्ट करती है, और सॉइल की जो पीएच है वो 2 तरह की हो सकती है, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। अब एसिडिक अगर सॉइल होगी बच्चे तो उसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर बेसिक सॉइल होगी तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स के सॉइल को ना तो एसिडिक होना चाहिए बहुत ज़्यादा और ना बेसिक होना चाहिए, बल्कि इसकी जो रिक्वायर्ड पीएच होती है 6 to 6.5 ऑलमोस्ट वो अटेन्ड रहनी चाहिए ताकि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल हो सकें। अगर सॉइल एसिडिक है तो फिर आप उसमें लाइम ऐड कर सकते हो CHO की फॉर्म में, तो वो क्या करता है सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है और पीएच को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो भी लाइम ट्रीटमेंट की वजह से इंक्रीज हो जाती है। अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो बेसिक सॉइल को उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज करने के लिए आप नाइट्रोजन या फास्फोरस के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, जो कि यूजली एसिडिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो जब बेसिक सॉइल के ऊपर डाले जाएं तो वो बेसिसिटी ऑफ सॉइल को कंट्रोल कर लेते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया है या फास्फोरस के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाए तो वो सॉइल की बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, और डिक्रीज करने का मतलब कि उसको 6 ऑलमोस्ट न्यूट्रल वैल्यू तक ले आते हैं ताकि सॉइल जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रख सके। सो दैट वाज अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।